कुछ में उन्हें इंसान जैसा बताया गया है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि वो इंसानों के साथ रहते थे और उनके साथ सहवास भी करते थे। यहाँ के मिथक तो ये भी कहते हैं कि वो दानव सुरंगों के रास्ते पूरे टापू पर घूमते रहते थे और कभी दिन की रोशनी तक नहीं देखते थे। लोग तो यही कहते हैं कि वो दानव सचमुच मौजूद हैं और वो पहले भी थे। आज यहाँ इतना विकास हो रहा है, वो अब पहाड़ों पर काफी अंदर चले गए हैं, लेकिन उनका वजूद है। वो बच्चों को डराने वाली कहानियां भर नहीं है। सन 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सोने के खदान में खुदाई कर रहे कुछ लोगों के साथ जो हुआ, उससे यह साबित होता है कि ग्वाडलकनाल में सचमुच के दानव मौजूद हैं। खुदाई करने वालों का एक बुलडोजर अचानक खराब हो गया था। इन कर्मियों के मुताबिक उन्होंने उसका 10 टन ब्लेड निकाला ताकि रात में उसकी मरम्मत कर सकें, लेकिन अगली सुबह लौटने पर जो देखा उससे वो दंग रह गए। ब्लेड अपने आप ही काफी दूर चला गया था और मिट्टी पर उन्हें दानव के पैरों के निशान भी मिले। उसे देखकर वो ये मान बैठे कि सोलोमन द्वीप समूह के मशहूर दानव वहां आए थे और उन्होंने ही बुलडोजर के ब्लेड को इतनी दूर तक पहुंचाया। क्या ग्वाडलकनाल वाकई दानवों का घर है? अगर है तो वो कैसे हैं? कहां से आए हैं? सोलोमन आइलैंड्स मिस्ट्रीज किताब के लेखक मारियस बायरॉन एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर इंजीनियर थे और वो कई साल तक सोलोमन द्वीप समूह पर रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की और फिर एक चौंकाने वाली राय दी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बॉयरियन ने कहा कि उन्हें दानवों से जुड़ी जिन घटनाओं के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया था, वो असल में उड़न तश्तरियों से जुड़ी घटनाएं थी। उन कड़ियों को जोड़कर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सेंट्रल ग्वाडलकनाल के पहाड़ों पर उड़न तश्तरियों का एक गुप्त ठिकाना है और दानव भी उनसे ही जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में पानी के नीचे भी उन उड़न तश्तरियों का एक ठिकाना है। सोलोमन द्वीप समूह पर लोग कई सालों से उड़न तश्तरियों को देखने की बात कर रहे हैं और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो उड़न तश्तरियां समंदर में उसी जगह से बाहर आती हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धपोत डूबे थे और फिर वो पहाड़ों पर काफी दूर दराज की एक झील में गायब हो जाती हैं। लोग सिर्फ आसमान में ही रोशनी देखने की बात नहीं करते, बल्कि वो रोशनी समुद्र में भी नजर आती है और फिर वही रोशनी उनके सिर के ऊपर से भी गुजर जाती है। और तो और कई बार वो समुद्र में ऐसे ही जा गिरती है जैसे कोई विमान गिरा हो। कई बार लोगों ने उड़न तश्तरियों को मलबों के ऊपर से भी उड़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, वो इस इलाके के पहाड़ों और ज्वालामुखियों से निकलती है और फिर गायब हो जाती है। इसीलिए लिहाज से ये पूरा इलाका बड़ा ही अनोखा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने समंदर में से किसी चीज को बाहर आते देखा है। एक तेज रोशनी होती है, वो आसमान में जाती है, कुछ देर तक मंडराती है और फिर गायब हो जाती है। उस रोशनी को लोगों ने या तो समंदर किनारे से देखा है या फिर समुद्र में गए मछुआरों ने। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो चीजें इतनी करीब आ जाती हैं कि उनके गुजरने पर मछुआरे उसकी गर्मी भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि यहाँ ये चीजें तो यहाँ तक कई सालों से होती आ रही हैं। यहाँ अगवा किए जाने की भी कई घटनाएं हुई हैं। कई लोग उन उड़न तश्तरियों के संपर्क में आने के बाद गायब हो गए, वो दोबारा मिले भी नहीं। तो क्या ग्वाडलकनाल के उन दानवों की कहानियों और यहाँ कई सालों से बार बार नजर आने वाली उन उड़न तश्तरियों के बीच वाकई कोई रास्ता है? क्या यह इस बात का सबूत भी है कि ग्वाडलकनाल में असल में परग्रहियों का समुद्र के नीचे खुफिया ठिकाना है? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इन सवालों के जवाब उन दूसरे जीवों की कहानियों की जांच पड़ताल करने से मिल सकते हैं जो इस टापू पर रहते हैं, जैसे कि अडारो।
अदारो बड़े ही खौफनाक जीव थे, आधे मछली आधे इंसान। कहते हैं कि वो सूरज की किरणों के साथ इंद्रधनुष से निकले हैं और वो बड़े ही खतरनाक हो सकते थे। वो किसी की भी ओर जहरीली मछलियों की बौछार कर सकते थे। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो बेहद खतरनाक है और वो मिथकों का हिस्सा बन चुके हैं। और किसी दूर की दुनिया से आए वो जीव आज भी सोलोमन द्वीप समूह पर जिंदा है। चुआ चुआ की कहानी तो ग्वाडल कनाल के बहुत से लोग सुनाते हैं और वो असल में इंसान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना रूप बदल भी लेते हैं। ये वो ऊर्जा है जो वो अपना रूप बदल सकती हैं। ये सिर्फ दिल बहलाने या बच्चों को डराने के लिए सुनाने वाली कहानियां नहीं है, उनका डर गजब का होता है। ये सोचकर ही बड़ी हैरानी होती है कि द्वीप समूह के ये मशहूर दानव और ये दूसरे अनोखे जीव असल में क्या दूसरी दुनिया से आए वो जीव थे जो अपने खुफिया ठिकानों की रखवाली कर रहे थे। क्या ये हो सकता है कि हम ग्वाडल कनाल के जिन दानवों और समुद्री राक्षसों और दूसरे अनोखे जीवों की कहानियां सुन रहे हैं वो शायद इतने खौफनाक इसलिए थे कि वो असल में दूसरे ग्रह से आए जीव थे और यहाँ पृथ्वी पर अपने खुफिया ठिकानों तक किसी को पहुँचने से रोकना चाहते थे। सोलोमन द्वीप समूह जिस जगह पर है उसे हम आग का गोला कहते हैं। वहाँ कई ज्वालामुखी फटते रहते हैं। वहाँ पृथ्वी की पट्टियां और दूसरी कई जियोलॉजिकल चीज अपना काम करती रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि वो जीव चाहे वो जो भी हों, उन्हें अगर ऊर्जा के अच्छे स्रोत की जरूरत थी तो वो किसी ऐसी ही जगह पर आते हैं। पोनपे द्वीप यह हवाई से दक्षिण पश्चिम में करीब 4000 किलोमीटर दूर है। प्रशांत महासागर में बिल्कुल अलग थलग बसे इस माइक्रोनेशियन टापू की आबादी सिर्फ 34,000 है। ज्यादातर लोग या तो किसान हैं या फिर मछुआरे। मगर इस टापू का एक इलाका बिल्कुल वीरान है। वो है भूले बिसरे शहर नान मडौल का इलाका। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी मानते हैं कि ये जगह श्रापित है और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए भी यह जगह दुनिया की एक बड़ी रहस्यमयी जगह है। पोनपे के पूर्वी तट के करीब मूंगे की एक चट्टान पर बना यह इलाका 200 एकड़ से ज्यादा जगह में फैला है और नान मडौल में इंसानों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे 92 टापू हैं जो एक दूसरे से सुरंगों के जरिए जुड़े हुए हैं। इतिहासकार इस प्राचीन शहर को प्रशांत महासागर का वेनिस कहते हैं। ये शहर 500 से 1628 ईस्वी तक यहाँ राज करने वाले साडा लुओस वंश के राजाओं की राजधानी था। इसी शहर में उस वक्त के राजा सोलेडियर का परिवार रहता था। उनके वंशज यहाँ पर उनके महल थे, उनके खाने के कमरे भी थे और यहाँ पर उनकी कब्र भी थी। ये बहुत सी ऐसी अलग अलग जगह थी जो इन छोटे छोटे टापुओं पर बनी थी। ज्यादातर पुरातत्व शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इन टापुओं को बनाने का काम 13वीं सदी में शुरू हुआ था। हर टापू बेसाल्ट पत्थर की चट्टान से बना है। वो काला पत्थर जो ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट से भरे लावा के खंबे के आकार में जमने पर बनता है। पोनपे में तो जगह जगह पर बेसाल्ट के बने खंबे दिखाई देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे ही कई खंभों से बेसाल्ट की खुदाई की जाती थी। खुदाई के बाद उन्हें नान मडौल भेज दिया जाता था। वहाँ उनकी मदद से ये छोटे छोटे टापू बनाए जाते। मगर सवाल ये उठता है कि आज से 800 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने बेसाल्ट की उन विशाल चट्टानों से छोटे छोटे 92 टापू कैसे बना लिए। शोधकर्ताओं के मुताबिक इन टापुओं को बनाने में इस्तेमाल की गई हर चट्टान का वजन 5 से 50 टन के बीच था। उन्हें एक दूसरे पर रखकर यहाँ करीब 8 मीटर ऊंची और 5.5 मीटर मोटी दीवारें बनाई गईं। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि इसके लिए टापू पर रहने वाले सभी 25,000 लोगों ने काम किया था। नान मडौल के खंडहरों के आसपास कई सुरंगें हैं जिनके बारे में रिसर्च और पुरातत्व शास्त्री ये कहते हैं कि इन रास्तों से ही नावें जाती थी और पूरे टापू से और उसके आसपास के इलाकों से बासाल्ट की वो चट्टानें लाती थी जिनसे ये जगह बन पाई है। मुख्य धारा के विद्वानों का कहना है कि नान मडौल को रस्सियों,
रोलर्स और डोंगियों से बनाया गया था, मगर वो इस दावे को साबित नहीं कर पाए। अगर चट्टान के सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो उनका वजन करीब 7.5 लाख टन के आसपास होगा। इतना वजन कम नहीं है। अगर वो साल भर में 2000 चट्टानें भी धो लेते थे तो उस हिसाब से इसे बनाने में करीब 300 साल तो लग ही गए होंगे। ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। कह सकते हैं कि ये काम भी उसी पैमाने पर हुआ था जिस पैमाने पर मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे। किया गया था। कह सकते हैं कि ये काम भी उसी पैमाने पर हुआ था जिस पैमाने पर मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या उन प्राचीन लोगों के पास कोई और ऐसा उपाय भी था जिससे वो चट्टानों के इतने बड़े बड़े टुकड़ों को टापू से दूर समुद्र की उस जगह तक बिना आधुनिक मशीनों के पहुंचा सकते थे। स्थानीय मिथक कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया था और इसे बनाने के लिए उन्होंने बड़ी उन्नत एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उसी तकनीक से दुनिया में कई जगहों पर चट्टानों से ऐसी रहस्यमयी जगहें बनाई गई थीं। कुछ मिथक ये भी कहते हैं कि उन चट्टानों को टापुओं के एक दूसरे हिस्से तक हवा में उड़ाकर लाया गया था और ये काम कुछ इस तरह से किया गया था कि वो उतनी ऊंची जगह पर भी बड़ी आसानी से पहुंच गई थी। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये शायद वो तकनीक थी जिसे रिसर्चर्स ऑडिटेटिव लेविटेशन कहते हैं। इसमें भारी पत्थरों को भारहीन बनाने के लिए उनके भार की फ्रीक्वेंसी के बराबर की आवाज से उठाया जाता है, जिससे उनमें वजन ही नहीं रहता और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। जो लोग आज भी पोनपे में रहते हैं उनका कहना है कि ये जगह हमने नहीं बनाई है, ये तो हमारे आने के पहले से ही यहाँ पर है। उनका ही कहना है कि बसॉल्ट की चट्टानों को शायद रूहानी हाथों ने उठाया था। इसी वजह से यहाँ के आदिवासी नान मटोल को सिटी ऑफ गोस्ट यानी भूतों का शहर कहते हैं। हालांकि इस टापू का कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, पर इस जगह से जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से लोगों की ज़बानी सुनाई जा रही हैं। यहाँ के आदिवासियों के मुताबिक नान मडोल कई सदियों तक शापित रहा और यहाँ के खंडहरों की खुदाई करने वाले हर शख्स की मौत हो जाती है। इस टापू पर रहने वाले लोग मानते हैं कि नान मडोल शहर शापित है। उनका कहना है कि रात के वक्त उन्हें आसमान में शहर पर घूमती रोशनी दिखती है। उनका मानना है कि अगर वो रात के वक्त यहाँ रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप के लोग माइक्रोनेशिया में बस्ती बसाने आए, तब उन्हें नान मडोल और उसके अभिशप्त होने की बात बताई गई। मगर अप्रैल 1907 में जर्मन गवर्नर विक्टर बर्ग ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ उन खंडरों की खुदाई की बल्कि एक पुराने राजा की कब्र भी खोद डाली। आदिवासी बताते हैं कि गवर्नर बर्ग उस रात भर अजीबोगरीब आवाजें सुनते रहे और सुबह बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। स्थानीय मिथक कहते हैं कि अगर किसी ने इस जगह से छेड़छाड़ की तो उसके ऊपर यहाँ के शाप का असर होगा।